एमएसएमई सेक्टर के लिए टैक्स में इस समय छूट बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है। हमें गवर्नमेंट जो पैसा 10,000 करोड़ रुपए देगी वो लोन के रूप में देगी, लेकिन हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वही बात है, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। तो इनपुट और कच्चा माल तो आप देख ही रहे हैं। तो वहाँ पे एक समस्या है। एक समस्या साथ के साथ ये भी आती है एमएसएमई सेक्टर को। गवर्नमेंट ने रूल बनाया हुआ है कि एमएसएमई सेक्टर को एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर बड़ी इंडस्ट्रीज़ को पेमेंट करना होगा। तो वो इंडस्ट्रीज जो बड़ी बैठी हुई हैं उनके ऊपर वो एप्लीकेबल होना चाहिए स्ट्रिक्टली, बट वो नहीं होता है। तो एमएसएमई सेक्टर में जो बिलोंग करने वाली छोटी इंडस्ट्रीज़ है, वो पेमेंट उनको टाइम पे ना मिल पाना, वो भी उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट बनाती है, गवर्नमेंट की मंशा अच्छी है, बट क्या है कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन है वो पार्ट बहुत वीक है। बिल्कुल। उमेश श्रीवास्तव मेरठ से हमारे साथ हैं। उमेश जी, बताइए कि आखिर किस तरीके से लोग अब इस बजट को लेकर के रिएक्ट कर रहे हैं, और साथ के साथ क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है वो किसानों के लिए, उद्योगों के लिए जाना जाता है, तो ऐसे में वहां जिस तरीके से लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी, क्या वो पूरी हुई हैं? जी हाँ, देखिए, बजट पर हर वर्ग अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। किसान अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, व्यापारी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, युवा अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, महिलाएं अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और मेरठ में तो आज लोग लगातार न्यूज़ 18 देखते रहे और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का बजट भाषण सुनते रहे। हम सीधा कुछ लोगों से रूबरू होते हैं और जानते हैं कि उनका इस विषय को लेकर क्या कहना है। आप क्या कहेंगे इस बजट को लेकर, कैसे देखते हैं? कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगे? इसमें जो ईवी को बैटरी वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा मुझे, जो आजकल जैसे हमारी प्राथमिकता है कि पोल्यूशन को भी कम करा जाए, और ईवी एक अच्छा विकल्प है इसके उपलक्ष्य में। तो जो बैटरी सस्ती हुई हैं, क्योंकि आपने देखा होगा 2 व्हीलर्स में बैटरियों का, मतलब जो ईवी स्कूटीज़ हैं उनका काफ़ी ज़्यादा मार्केट में ज़्यादा सेल हो रही हैं वो। तो मुझे लगता है एक आम आदमी के लिए एक बहुत अच्छा है। लेकर यहाँ लोग तालियां बजाते हुए नजर आ रहे हैं, क्लैपिंग्स करते हुए नजर आ रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर तालियां बज रही हैं और तरह तरह से अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस बजट में सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या लगती है? ये बजट 140 करोड़ लोगों के लिए समर्पित बजट है। ये बजट युवाओं के लिए, ये बजट महिलाओं के लिए, ये बजट किसानों के लिए, ये बजट बेरोजगारों के लिए, ये बजट विकास के लिए, ये बजट दलित वंचित शोषित के लिए, ये बजट 140 करोड़ लोगों के लिए। इसलिए इस बजट की भरपूर हम प्रशंसा करते हैं। आपके हाथ में मैं लड्डू देख रहा हूं, क्या लड्डू बांट करके बजट के भाषण की खुशियां मनाई जा रही? क्या कहेंगे? लड्डू खिलाया जा रहा है, देखिए एक दूसरे को, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये देश को सर्वांगीण विकास की ओर ले जाने वाला बजट है। ये समुद्र की गहराइयों से और अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक हर वर्ग का, हर क्षेत्र का ध्यान रखने वाला बजट है। ऐसा बजट जो हमारे देश को 2047 से पूर्व ही विकसित भारत के रूप में प्रदर्शित करेगा, बनाएगा। गरीब के समझ के बाहर है। संतुलन बाकी है। उस असंतुलन को खत्म करने के लिए, शोषित वंचित सबको एक प्लेटफार्म पर लाने के लिए ये बजट है। यहाँ पर जितने गरीब लोग हैं उनका विशेष रूप जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि सरकार ने जिस तरीके से ग्रोथ पर ध्यान दिया है और कलेक्शन पर ध्यान दिया है, जैसा कि आप बता भी रहे थे, तो सबसे बड़ी बात यह है कि मिडिल क्लास जिसकी की बड़ी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, उस पर कोई आर्थिक बोझ तो नहीं पड़ा है। लेकिन क्या लगता है आपको कि वाकई में यह बजट उसके लिए फायदे का सौदा साबित हो रहा है? मणिंद्र तिवारी जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी जी, बताइए। मिडिल क्लास के लिए डायरेक्टली इस तरह से कोई भी फायदे की बात नहीं है। आप पिछला रिकॉर्ड भी देखें तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का इनका इंक्रीमेंट था या जो जॉब क्रिएशंस थे, उसमें ये अचीव नहीं कर पाए हैं उस रेट को। लेकिन इस बार के बजट में जो इन्होंने कुछ एक्सपेंडिचर्स, कुछ टूरिज्म और डायरेक्ट जो छोटे लोगों के लिए बेनिफिट्स के लिए इन्होंने बात करी है, ये देखना है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर पाते हैं और उसके अकॉर्डिंग इट मे बी पॉसिबल कि उसमें कुछ ये सक्सेसफुल हो पाए। लेकिन जहां तक बात है टैक्सेशन रेट का और उसका, वो कस्टम ड्यूटीज रिड्यूस जरूर करी हैं, क्योंकि इनके ट्रेड डील्स जितने भी हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर प्रेशर है कि उसमें कस्टम ड्यूटीज इनको रिड्यूस करने हैं। कलेक्शन ये डायरेक्ट टैक्सेशन के थ्रू ही ले जाएंगे
और उसी के अकॉर्डिंग कलेक्ट करेंगे। तो जो टर्नओवर है, जीएसटी ऑलरेडी पहले कम कर चुके हैं, तो जो कलेक्शन है वो डायरेक्ट टैक्सेशन के अकॉर्डिंग होगा और मिडिल क्लास को इससे डायरेक्टली अभी कोई बेनिफिट टैक्सेशन की छूट में नहीं मिल रहा। हाँ, सामान जो है वो शायद महंगे थोड़े कम होंगे और अभी ये देखना है कि इनके रूल्स, रेगुलेशंस और एक्सपेंडिचर का क्या मैकेनिज्म है जो एमएसएमईज को, टूरिज्म को, बायोटेक्नोलॉजीज को और फार्मा सेक्टर्स को इन्होंने दिए हैं या लेदर सेक्टर्स को दिए हैं, टेक्सटाइल्स वाले को दिए हैं। तो अभी देखना बाकी है कि उसमें क्या इनको बेनिफिट हो सकता है, उससे थोड़ी सी जॉब क्रिएशन और इनका मूवमेंट बढ़ेगा, उसके अकॉर्डिंग कलेक्शंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल एक पॉजिटिव सेंटिमेंट आएगा। चलिए, अनिल तालान जी हमारे बीच में है, किसान नेता, उनका एक बार रुख कर लेते हैं। अनिल तालान जी, अब देखिए उत्तर प्रदेश में चुनाव आने जा रहा है और लोग उम्मीद ये कर रहे थे कि मुमकिन है इस बजट में कुछ बड़ा ऐसा हो, क्योंकि ये जो सरकार है ये किसान की भी बात करती है, ये नौजवान की भी बात करती है, ये आधी आबादी यानी महिलाओं की भी बात करती है। तो आज इस बजट के बाद आपको क्या लगा, क्या मांग थी कृषक वर्ग की, क्या उसका ध्यान रखा गया है या संघर्ष अभी है या उम्मीदें अभी कुछ बाकी रह गई आपकी जो आज पूरी नहीं हुई? किसान के नाम पर सभी सरकारें एक जैसा कार्य करती चली आई हैं और इस सरकार ने पूर्व में जो बजट आया था उसी बजट के अनुरूप फिर से बजट दिया है। किसान के उत्पाद की कीमतों की बात एक लंबे समय से चली आ रही है और उसकी उत्पाद की कीमतों की बात वर्तमान सरकार ने भी ये बात कही थी कि माँ एमएसपी पर गारंटी कानून देंगे, उसका कर्जा माफ़ करेंगे, C2+50 फार्मूला, स्वामीनाथन कमेटी की C2+50 फार्मूला को लागू करेंगे। ये लिखित में सरकार ने दिया था। 2022 में जब एक लंबा आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर से चला था, उसके बाद ये दिया गया और उसके बाद से इनके 4 बजट आ चुके हैं, लेकिन 2026 के बजट में भी जो इनसे आशा रखी जाती थी उस आशा के अनुरूप काम नहीं किया है। जहां 70% हिंदुस्तान की जनता कृषि पर निर्भर रहती हो और उसकी उत्पाद की कीमतें जहां लागत मूल्य से भी उसको कम मिलती हों, माँ कैसे वो जिंदा रह पाएगा, ये बड़ा मुश्किल काम है। और सरकार इस बात को कहती है कि सबका विकास सबका साथ, ये एक झूठी बात है। मात्र नारों के नाम पर सत्ता में बना रहना ये बड़ा मुश्किल काम होगा। हालांकि कोई विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए वो सत्ता में बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव की जहाँ तक बात आती है, उत्तर प्रदेश के चुनाव को भी दृष्टिगत रखते हुए ये बजट नहीं आया है। इन्हें सोचना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान की सत्ता में एक सिंहासन में एक बड़ी भूमिका निभाता है। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि ये जो 2047 का विजन है विकसित भारत का, उसको ध्यान में रखते हुए, दूरगामी परिणामों को ध्यान में रखते हुए इस तरह के कदम उठाए गए हैं जो रिफॉर्म्स की तरफ भी हमको लेकर के जाते हैं और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ भी हमको धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। लेकिन फिर भी हर एक वर्ग की उम्मीद रहती है कि इस बार यूनियन बजट से ऐसा क्या मिले, या तो उनको राहत मिले या फिर उनको ऐसा अवसर मिले कि कैसे उनकी बचत बढ़े या फिर कमाई बढ़े। मणिंद्र तिवारी जी हमारे बीच में, सीए और टैक्स एक्सपर्ट। मणिंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि भाई रिबेट पर भी बड़ी नजर रहती है। 2-3 चीजें होती हैं। एक तो इन्वेस्टर सोचता है अपने हिसाब से कि भाई सोने चांदी को लेकर काफी कहा जा रहा था कि क्या सरकार इंपोर्ट ड्यूटी कम करेगी, और दूसरा ये कि टैक्स रिबेट में क्या छूट मिलेगी। तो दोनों ही तरफ आपको क्या लग रहा है कि वित्त मंत्री का ये ऐलान क्या लोगों की उम्मीदों को तोड़ने वाला है? बिल्कुल ऐसी उम्मीद किसी डाटा पे डिपेंड करता है। आप ये देखें कि पिछले साल जब इन्होंने 12 लाख का एग्जम्पशन लिमिट किया था कि 12 लाख तक आप टैक्स नहीं देंगे, उस कंडीशन में इनकी टैक्स रेवेन्यू की कलेक्शन और नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स के रिटर्न्स बढ़े हैं। तो आप बताओ किस बेसिस पे इनको ये कम करना चाहिए? कम करने का कोई सवाल ही नहीं है। 52% ऑफ द डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन से ये 59% ऑफ द टैक्स कलेक्शन टोटल गवर्नमेंट रेवेन्यू पे आ गए हैं।